बिटकॉइन क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे कई दिनों से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये नई रहस्यमयी सुनाई पड़ने वाली चीज़, जिसके बारे में लोगों के पास थोड़ी-सी जानकारी और बहुत सारे भ्रम और सवाल हैं, है क्या ये? कैसे हम इसे समझ सकते हैं? क्या इसका हमारे जीवन से कोई लेना-देना है? क्या ये हमारे लाभ के लिए है? क्या ये हमारे फ़ायदे के लिए है? ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इससे संबंधित चीज़ों में जुड़ करके अपने बचाए रकम का एक बड़ा हिस्सा खो चुके हैं। अपने इर्द-गिर्द मित्र दोस्तों के बारे में ये सारी घटनाएँ सुनकर काफ़ी अचरज में हैं सभी कि ये क्या है? क्या हमारे लिए अच्छा है? क्या हमारे लिए बुरा है? क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है? क्या हमें इसमें अपना समय देने की ज़रूरत है? क्या है ये? क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए? क्या हमें इस पे पैसा लगाना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, जो पिछले कुछ दिनों में मुझसे पूछे गए हैं। हालाँकि अंग्रेजी भाषा में इससे संबंधित कई सारी जानकारियाँ तो हैं, लेकिन हिंदी भाषा में बहुत कम ही जानकारी इस विषय में उपलब्ध है। मैं अपने आप को दरअसल में इस विषय में बताने से रोके रहना चाहता था, नहीं बताना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ एक ज़िम्मेदारी यह भी थी कि जिस विषय में हमें जानकारी हो, उसके बारे में हम दूसरे को ज़रूर बताएँ, ताकि वे इसके बारे में सही निर्णय ले सकें। क्या मेरी बातें सुन कर के आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए? ऐसा करने के लिए मैं कतई नहीं कहूँगा, लेकिन इसे समझने में मैं ज़रूर आपकी मदद करना चाहूँगा। तो ये हमारी श्रृंखला, एक ऐसी श्रृंखला जहाँ पे आप इसे और इससे जुड़े अन्य विषयों को नज़दीकी से जान पाएँगे, सीख पाएँगे और ऐसे सीख पाएँगे कि इससे संबंधित आप सही जानकारी लेने में सक्षम हो सकें। मेरा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से या इस श्रृंखला के माध्यम से किसी भी तरह से आपको इसके प्रति लुभाने का नहीं है, लेकिन आपको मेरे पास मौजूद पर्याप्त जानकारी देना है, ताकि आप यहाँ से शुरुआत कर इस बारे में और अधिक सीख सकें। तो ये हमारी पहली वीडियो है, जिसमें हम इसके बारे में और इससे संबंधित अन्य बातों के बारे में सीखने जा रहे हैं। कुछ ऐसे पहलू हैं इससे जुड़े हुए, जो हमारी आम ज़िंदगी से काफ़ी मिले-घुले हुए हैं। ऐसी चीज़ें जिनका हम प्रतिदिन उपयोग, इस्तेमाल, व्यवहार करते हैं, लेकिन शायद उनका नाम यदि मैं लूँ, तो आप उनके बारे में बहुत ही पर्याप्त रूप से जानकार ना हों। तो जैसा कि ये शीर्षक है, बिटकॉइन यानी समय, पैसे, बैंक, सरकार और तकनीक की बिरयानी। ये बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, जैसे हमारे भारत देश में पाया जाने वाला यह भोजन बिरयानी, जो अलग-अलग वस्तुओं के मिलने से बनाया जाता है। काफ़ी स्वाद इसमें होता है, लोग रुचि लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही विषय होगा, जिसमें आप संबंधित अन्य सभी विषयों के बारे में जान करके अपने आर्थिक जानकारी को और बेहतर और मजबूत बना पाएँगे। बिटकॉइन को समझने के लिए हमें समय, काम, व्यापार, पैसा, बैंक, सरकार और इंटरनेट की बुनियादी समझ की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें महारत हासिल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इनके बारे में हमारे पास बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो ये हमारे समझने के लिए काफ़ी कठिन होगा। मेरा प्रयास यही है कि मैं कैसे आपको सरल से सरल भाषा में और आसान तौर पे ये समझने में सहायता कर सकूँ कि इससे संबंधित अन्य पहलू क्या हैं, वे किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं और आपको इसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए। ये परिचयात्मक वीडियो है, इसलिए इसमें आप सारी बातों को बहुत ही गहराई से समझने का, जानने का उम्मीद ना करें। ये आपको ये समझने में सहायता करने के लिए है कि कैसे इन सभी चीज़ों की जानकारी पर्याप्त रूप से हुए बिना आप बिटकॉइन को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन बस क्योंकि मैंने इन कुछ लंबी सूची को आपके सामने रखा है, उसका मतलब ये नहीं कि ये आम लोगों के समझने के लिए बहुत ही जटिल है। तो आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसके अलग-अलग पहलू को। सबसे पहले हम समझने का कोशिश करेंगे समय और काम। ये उत्पत्ति के बारे में है, ये शुरुआत के बारे में है। समय क्या है? समय आप हैं, आप ही समय है। समय से इतर या समय से अलग आपकी कोई पहचान या आपकी कोई मौजूदगी नहीं है। जो कुछ भी है, समय के अंतर्गत ही है। समय एक ऐसा संसाधन है जिसके साथ हम इस संसार में आते हैं
और इसी में हम विलीन हो जाते हैं। हमारा जीवन दरअसल में इस समय का ही एक बहुत अद्भुत मिश्रण का प्रस्तुतिकरण है, जिसे अलग अलग व्यक्ति विशेष के रूप में हम देख पाते हैं। समय एक संसाधन है। अलग अलग प्रकार के संसाधन, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, पैसा कौड़ी, धन दौलत, ये किसी को मिले हैं, किसी को नहीं मिलते हैं, कोई हासिल करता है। लेकिन यदि धरती पे आते साथ एक ऐसा संसाधन जो हर व्यक्ति, अमीर गरीब, शहर गांव या फिर इस दुनिया के किसी भी पढ़ने वाले व्यक्ति जो इस संसार में पैदा होता है, यदि सामान्य रूप से एक ऐसा संसाधन जो हर एक को बिना भेदभाव के मिलता है, वो समय है। समय एक सीमित संसाधन है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और इस प्रकार से दिन और दिन का सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ये एक सीमित संसाधन है। इसीलिए हम कई बार अलग अलग तरीके से खुद को याद दिलाते हैं कि मैं इतने वर्ष का हो गया, मैं इतने समय से फला जगह में काम कर रहा हूँ, मैं इतनी देर फलाने प्रोजेक्ट पर काम कर चुका हूँ, या फिर मैंने फलाने काम की तैयारी करने में इतना समय लगाया है। ये एक संसाधन है जिसे हम उपयोग में लाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए जो मायने रखती हैं, ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए जो प्रतिबिंबित करती है हमारी पहचान को, और वस्तुओं और जड़ चीज़ों से अर्थपूर्ण चीज़ों को बनाने में हमारा सहयोग करती है, जिसमें हम समय के साथ खुद को मिलाते हैं। जब हम समय के साथ खुद को मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं काम, जिसके द्वारा हम समय को उपयोग में लाकर अलग अलग वस्तुओं को बनाते हैं और अलग अलग सेवाओं का निर्माण करते हैं। हम खुद को जब समय के साथ मिला देते हैं तो काम की शुरुआत होती है और उससे वस्तुओं और सेवाओं की शुरुआत होती है। लेकिन जैसे मैंने घड़ी के उदाहरण के साथ आपको सेकंड, मिनट और घंटे का जिक्र किया, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो इनका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे? हम अपने काम की कीमत कैसे मापते हैं और कैसे हम अपने काम का आदान प्रदान करते हैं? गहराई से इसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन शुरुआत यहाँ है। इसकी शुरुआत समय के समझ के साथ है कि समय क्या है और कैसे हम समय के हिस्से हैं और कैसे हम समय का उपयोग करते हुए वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं। अब इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को, समय को, काम को मापने के लिए हमारे पास एक मापदंड होना अनिवार्य है। इसके अगले पड़ाव में जब हम जाते हैं तो व्यापार और पैसे का विकास, जो कि इसके इतिहास को हमें समझने में सहायता करता है। कोई भी वस्तु सिर्फ अपने उपयोग मात्र के लिए नहीं होती है। किसान अनाज सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए मात्र नहीं उपजाता है, और ना ही कंपनियों में बनाने वाले गाड़ियां अपने कंपनी के इस्तेमाल के लिए उसका निर्माण करती हैं। समय का इस्तेमाल करके जिन वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है, उसे व्यापार में लाना, अन्य लोगों के लिए लाभ के लिए इस्तेमाल करना, उपलब्ध करना, यही व्यापार का मूल है। व्यापार क्या है? जहां पे हम अलग अलग अपने समय के इस्तेमाल से बनाए गए वस्तुओं और अपनी सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, और यहीं से पैसे का विकास होता है। आप में से कुछ सारे लोग जो काफी पुराने पद्धतियों से वाकिफ होंगे, आप बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। कुछ एक गांव में यहां तक कि अभी भी इसका इस्तेमाल होता है, हालांकि पैसे के आ जाने से इसका इस्तेमाल अति कम होता चला जा रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का सीधा आदान प्रदान होता है। ये काफी सरल है। जिस गांव में हम और आप यदि एक ही गांव से हैं, आपने मेरे खेत की जुताई करने में मेरी सहायता की, मैं आपके खेत की जुताई करने में आपकी सहायता करूं। आपने मेरे फसल को बाजार तक ले जाने में सहायता की, मैं आपके सामान को बाजार तक ले जाने में सहायता करूं। आपने मेरे घर की मरम्मत करने में मेरी सहायता की, मैं आपके घर की मरम्मत में आपकी सहायता कर रहा हूं। और इसी प्रकार से जितनी भी चीजें पुराने समय में व्यवहार में लाई जाती थी, उनका वस्तु विनिमय प्रणाली से आदान प्रदान किया जाता था। मैं गेहूं उगाता हूं, अत्यधिक गेहूं होने की वजह से मैं आपको गेहूं दे देता हूं, और अतिरिक्त आपके पास जो आलू है वो मैं ले लेता हूं। यह सुविधाजनक नहीं था, सीधा आदान प्रदान था, लेकिन सुविधाजनक नहीं था। समय के साथ साथ जैसे जैसे
हम आगे बढ़ें, जैसे जैसे सेवाओं और वस्तुओं में इजाफा हुआ, सीमित मात्रा से बढ़कर हम असीमित और बढ़ते की मात्रा की तरफ चलते गए। उदाहरण के लिए, यदि आपके आलू के लिए मुझे गेहूं देना है तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन मान लें कि आपके पास पहले से ही गेहूं उपलब्ध है, तो आप मेरे द्वारा दिए जाने वाले गेहूं का क्या करेंगे? मुझे आलू की तो आवश्यकता है, लेकिन आपको गेहूं की अतिरिक्त कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस परिस्थिति में हमारे पास कोई एक ऐसा मापक, कोई एक ऐसा पैमाना होना चाहिए, कोई एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल दोनों ही कर सके। और इस प्रकार से पैसे का जन्म होता है, जहां वस्तु विनिमय तरीके से बार्टर सिस्टम से व्यापार बहुत ही धीमा और सीमित पैमाने पर होता था। पैसे के आ जाने से वही मूल्य अब इन पैसों को दिया गया, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। सदियों से अलग अलग प्रकार से पैसों का विकास होता रहा है। शुरुआती तौर में अफ्रीका महादेश में शेल यानी कुछ ऐसे सीपियां थी जिनका इस्तेमाल पैसे के रूप में किया जाता था। फिर कुछ ऐसे मालाएं बनाए गए जिनका इस्तेमाल उन सारी गणनाओं को करने के लिए किया जाता था। उसके बाद मुद्राओं की छपाई होने लगी, जिसे हम सिक्के कहते हैं। उसके बाद जो मुद्रित पैसे हैं कागज के, इसकी छपाई हुई। और वर्तमान में अब हम देखते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के रूप में भी पैसे मौजूद होते हैं। डेबिट कार्ड का अपने आप में क्या महत्व है? क्रेडिट कार्ड का अपने आप में क्या महत्व है? क्या यदि आपका क्रेडिट कार्ड खो जाए, आपका डेबिट कार्ड खो जाए, तो आप परेशान होंगे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। यदि आपके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है तो आप शायद उतने चिंतित नहीं होंगे, लेकिन यदि आपके अकाउंट में, आपके खाते में एक बड़ी राशि है तो आपकी चिंता निश्चय ही बढ़ जाएगी। तो पैसे मूल्य, अर्थ को निर्धारित करने के लिए या फिर अर्थ को प्रस्तुत करने के लिए इन अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता रहा है, और समय के साथ साथ इसमें बेहतरी हुई है। और अब हम आधुनिक जमाने में आधुनिक पद्धति, आधुनिक प्रकार और प्रणाली के मात्रकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार से पैसे के आ जाने से हो सकता है आपको गेहूं की जरूरत ना हो, लेकिन मैं आपको आलू के बदले में गेहूं देने के बजाय उतने ही मोल का रुपए आपको चुका सकता हूं, और उस रुपए का इस्तेमाल करके आप गेहूं के बजाय कुछ अन्य आवश्यक वस्तु जैसा तेल इत्यादि ले सकते हैं। इस प्रकार से पैसे के जन्म के साथ ही जिसका व्यापार के दौरान जन्म हुआ, इसने व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ाया, और जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, दुनिया और विकसित होती गई, वस्तुएं और आधुनिक होती गई, सेवाएं और वस्तुओं का निर्माण बड़ी तेजी से बढ़ता चला गया। लेकिन इस पैसे के बारे में कुछ एक बातें हैं जो हम सभी को जान लेना अति अनिवार्य है कि पैसा हम इसे कैसे मान लेते हैं। क्यों सीपियां, क्यों सिक्के, क्यों माला, या फिर मुद्रित या छपी हुई मुद्राएं, क्यों, कैसे हम इसे मान लेते हैं? दरअसल में किसी भी वस्तु के पैसे के रूप में स्वीकृत किए जाने के लिए, अपनाए जाने के लिए कुछ बातें उसमें पाई जानी जरूरी है। सबसे पहला कि यह टिकाऊ होना चाहिए, आसानी से टूटने, फूटने, फटने वाला नहीं होना चाहिए, ताकि इसकी क्षति बहुत जल्दी ना हो, लंबे समय तक ये टिक सके, एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए। दूसरी बात, यह स्वीकृत होनी चाहिए सभी के द्वारा। सिर्फ मेरे किसी वस्तु को पैसा मान लेने से वह पैसा नहीं होगा जब तक वो आपके और हमारे संपर्क में पाए जाने वाले हर एक व्यक्ति के द्वारा स्वीकृत ना हो। मैं खुद की एक अलग छपाई करके 150 रुपये का नोट लेकर आपके पास जा सकता हूं, लेकिन उसका कोई मोल महत्व नहीं है, क्योंकि उसकी स्वीकृति सिर्फ मुझ तक सीमित है। आपके या फिर हमसे संबंधित अन्य लोगों के सामने उसकी स्वीकृति बिल्कुल नहीं है। तो ये इस्तेमाल किए जाने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए, मान्य होना चाहिए। इसके बाद यह वस्तु स्थिर होना चाहिए, इसमें स्थिरता होनी चाहिए, एक निश्चिति कि 1 किलो आलू के बदले में आपको कितना पैसा दिया जाए। ऐसा नहीं कि 1 किलो आलू खरीदने के लिए कल मैंने आपको एक राशि दिए थे और आज खरीदने के लिए उसे दुगना या उसका आधा आपको मुझे दे हो, तो फिर यह स्थिर नहीं है। यह स्थिर होना चाहिए, कम से कम तुलनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए। इसका मोल बहुत जल्दी और अचानक बहुत बड़े पैमाने में बढ़ना या घटना नहीं चाहिए।
इससे संबंधित हम एक बात देख पाते हैं कि कैसे हमारे प्रतिदिन के इस्तेमाल में लाई जाने वाली वस्तुएं धीरे धीरे करके उनके दामों में इजाफा होता है। ये तुलनात्मक रूप से काफी स्थिर है। साथ ही साथ ये पोर्टेबल होना चाहिए। ये अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाने योग्य होना चाहिए। हो सकता है हम पेड़ों को पैसे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत पुराने समय में पेड़ों को भी संसाधन या धन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यदि उनके पोर्टेबिलिटी या फिर उनके एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाने के बारे में हम सोचें तो ये बहुत आसान ना होगा। हो सकता है एक ऐसे आम का पेड़ जो बहुत ही फलदायी है उसे हम पैसे के रूप में मान लें, लेकिन उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कठिन ही नहीं असंभव है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए योग्य होना चाहिए, हस्तांतरित होने में आसान होना चाहिए। अगली बात की ये विभाज्य होना चाहिए, इसे छोटे टुकड़ों में हम बांट सके। जैसे समय को हम घंटे, मिनट और सेकंड के छोटे और छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, वैसा ही ये छोटे हिस्सों में बांटने में योग्य होना चाहिए। जैसा कि हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रुपए को हम पैसे के छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो ये विभाज्य होना चाहिए। उसके बाद अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि ये दुर्लभ होना चाहिए। ये बहुत ही व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं होना चाहिए। ऐसी वस्तु जो आपके पास भी हो, मेरे पास भी हो और हर किसी के पास बहुत ही व्यापक बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो, जैसे कि रेत, तो हम उसका इस्तेमाल पैसे के रूप में नहीं कर सकते हैं। अन्यथा ये व्यापक रूप में बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने की वजह से अपने मूल्य को बरकरार नहीं रख पाएगा और ये अपने मूल्य को खो देगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये दुर्लभ हो, जैसे सोना, जैसे चांदी या फिर जवाहरात, हीरे या फिर अन्य ऐसी चीजें जिसे आसानी से बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ये व्यापार और पैसे का विकास और इसके इतिहास को हमें समझने में सहायता करता है। व्यापार के साथ और पैसे के विकास के साथ ही एक और महत्वपूर्ण पक्ष हम देखते हैं जो बैंक और सरकार का है। ये मूल रूप से इसके नियंत्रण से संबंधित है। बैंक पैसे को जमा करने, उधार में इसे देने और स्थानांतरित करने की भूमिका निभाती है। यदि 2 अलग अलग मित्र देश के अलग अलग शहर में रह रहे हैं और एक मित्र को जरूरत पड़ती है पैसे की, तो वो कैसे उसे पहुंचा सकता है? क्या वो रेल यात्रा करके उतने मात्रा के पैसा को लेकर अपने साथ उसे पहुंचा सकता है? शायद जब तक वह उस तक पहुंचे तब तक उसके इस्तेमाल की आवश्यकता ही खत्म हो चुकी होगी। तो ऐसे समय में बैंक एक ऐसी संस्थान होती है जहां पे आप उसके एक शाखा में पैसा जमा करते हैं और फिर यदि उस बैंक में आपका खाता है तो उसी बैंक के दूसरे शहर में पाए जाने वाले शाखा से आप अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। तो बैंक इस प्रकार से जो बातें सिर्फ एक दूसरे के सामने नजदीक इर्द गिर्द रहने तक सीमित थी, ऐसे व्यापारों को भी संभव बनाता है जो अब एक दूसरे से काफी दूर, एक राज्य, एक शहर और एक दूसरे देश या फिर संसार के किसी भी कोने तक उस पैसे को पहुंचाने में सहायता करता है। सरकार की भूमिका यह होती है कि वो मुद्रा जारी करती है और विनिमयन का नियंत्रण करती है। वो इस बात का ध्यान देती है कि कौन सी मुद्राएं सही और मान्य है और कौन से नहीं। लेकिन इन दोनों नियंत्रक के साथ ही साथ एक समस्या भी आती है कि अब आपका पैसा आपके पास या फिर आपसे संबंधित व्यक्ति के पास नहीं, लेकिन संस्थानों के पास है। और समस्या यह होती है कि मुद्रास्फीति यानी दर में बढ़ावा, जिसे हम साधारण भाषा में महंगाई भी कहते हैं, सीमित पहुंच और पारदर्शिता की कमी होती है। किसके खाते में कितना रकम और किसने क्या खर्च किया, कौन से इसमें शुल्क लगाए गए, ये सारी बातें अब बहुत ही पारदर्शी नहीं होती है। आप जिस पैसे को बैंक में जमा करते हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ उस बैंक में किस तरह से हो रहा है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं होती है। इसके बारे में विस्तार से आगे हम और देखेंगे, लेकिन आपके द्वारा दिए जाने वाला पैसा बैंक के इस्तेमाल के काम आता है और वो उसे बढ़ाने और उसे और भी अधिक मूल्य बनाने का काम करती है। ये किस प्रकार से करती है इसे आने वाले वीडियो में हम और भी विस्तार से देखेंगे। लेकिन इस बिंदु तक आते आते कुछ समस्याएं होने लगती है। अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि बैंक एक सुविधा यह उपलब्ध कराती है कि लेन देन अब स्थानीय नहीं लेकिन राज्य या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
एक दूसरे से पहुंच प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक अलग माध्यम होना चाहिए, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट को आप भाषा और संस्कृति के एक ऐसे संयोजन के रूप में समझ सकते हैं जो हमें उन लोगों से जुड़ने में हमारी सहायता करता है जिनमें और हम में समानताएं बहुत कम और भिन्नताएं बहुत अधिक है। ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसे सभी देख सकते हैं, सभी समझ सकते हैं। इंटरनेट क्या है? ये एक संचार है ऐसे प्रोटोकॉल का जिसके द्वारा सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। तो प्रोटोकॉल को आप संस्कृति के रूप में समझ सकते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार से बर्ताव करना है, इस प्रकार का एक संस्कृति है और उसी संस्कृति से जन्मी एक भाषा है जिसे सभी समझ सकते हैं। वैश्विक कनेक्टिविटी की ओर हमें ले जाता है। इंटरनेट से त्वरित संचार और डेटा स्थानांतरण संभव है। अब सिर्फ पैसा ही नहीं, लेकिन हर प्रकार का जानकारी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सकता है। और साथ ही साथ हम विकेंद्रीकरण को भी देखते हैं, जहां संस्थागत रूप से केंद्रित नियंत्रण से व्यक्तिगत लेन देन की ओर बदलाव को हम देख पाते हैं। जहां पे केंद्रित नियंत्रण यानी बैंक और सरकार के पास ही नहीं, लेकिन व्यक्तिगत लेन देन की ओर हम बढ़ते हैं, जहां पे एक दूसरे से हम तब भी लेन देन कर सके बिना किसी तीसरे व्यक्ति के जुड़े, चाहे हम एक दूसरे से कितने भी दूर हो। और इसी में इंटरनेट हमारी सहायता करता है। अब हम जब इंटरनेट के बारे में हल्की जानकारी समझ लेते हैं तो यहां से बिटकॉइन का परिचय शुरू होता है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन है तो एक बहुत बड़े विषय, लेकिन हमारे परिचयात्मक वीडियो के लिए ये पर्याप्त होगा कहना कि ये एक डिजिटल मुद्रा है। एक डिजिटल मुद्रा जहां पे हम कंप्यूटर के द्वारा और कंप्यूटर की भाषा के द्वारा संसार से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। ऐसे संसार में इस्तेमाल में लाए जाने वाला ये एक मुद्रा है। बिटकॉइन डिजिटल और विकेंद्रित मुद्रा है। डिजिटल यानी ये जैसा आपके पॉकेट में या आपके बटुए में 10 रुपए का सिक्का या 100 रुपए का नोट, वैसे आप इसे भौतिक रूप से नहीं पकड़ देख सकते हैं। ये डिजिटल रूप में उपलब्ध होता है और ये साथ ही साथ विकेंद्रित मुद्रा है जिसका नियंत्रण किसी एक के पास नहीं है, जैसे मुद्रित राशि के बारे में था जिसका नियंत्रण बैंक और सरकार के द्वारा किया जाता है। ये विकेंद्रित मुद्रा है जिसका किसी एक संस्थान के पास नियंत्रण नहीं है। हर एक पैसा, चाहे वो छपाई से हो या फिर किसी प्रकार से जिसे पैसे के रूप में अपनाया गया है, वो किसी न किसी तकनीक पर निर्भर होता है या किसी न किसी तकनीक पर बना होता है, आधारित होता है। जैसे कि हमारे बटुए में पाए जाने वाले पैसों की छपाई होती है, उसके लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से ब्लॉकचेन एक ऐसा तकनीक है जिसके आधार पर बिटकॉइन बनाया गया है, जिसके नींव पर बिटकॉइन बनाया गया है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल के बारे में भी विस्तार से हम आगे देखेंगे, लेकिन इसकी मुख्य विशेषताएं यह है कि यह सीमित आपूर्ति में उपलब्ध है। भविष्य में और किसी भी समय में अधिकाधिक 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही हो सकते हैं। यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसकी इससे और अधिक मात्रा हो ही नहीं सकती है। साथ ही साथ इसमें पारदर्शिता है। इससे संबंधित जितने लोग हैं वो इसके लेखे जोखे और इसके बारे में विवरण देख सकते हैं। और साथ ही केंद्रीय प्राधिकरण से भी हम स्वतंत्र होते हैं, जहां पे हमारे पैसों का नियंत्रण सिर्फ हमारे पास ही होता है। ये कहते हुए हम समापन करना चाहेंगे कि अनुशासन, आजादी और अगला कदम हमें कैसे लेना है। एलियड किपचोगे, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मैराथन धावक है, वो इस प्रकार से कहते हैं कि केवल अनुशासित लोग ही स्वतंत्र हैं। जितने चीजों का हमने यहां जिक्र किया, समय, काम, व्यापार, बैंक, लेन देन, सरकार, इंटरनेट, इन सब के बारे में आपके पास कितनी अनुशासित जानकारी है। पैसे का इस्तेमाल आप प्रतिदिन करते हैं, लेकिन क्या उसके बारे में आप जानकारी रखते हैं? पैसा क्या है? क्या आपने अपने द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पैसे को कभी पढ़कर देखा है कि उसमें क्या बातें लिखी हैं? यदि नहीं, तो शायद आज वो समय होगा कि आप एक पैसे को खोलकर देखें, पढ़ें, जानें कि उसमें क्या लिखा है। जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। और यदि हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो कोई ना कोई हमेशा हमारे ऊपर हावी होगा। जो स्वतंत्र है, वो जो स्वतंत्र नहीं है, उन पर नियंत्रण करते रहेंगे। इस सत्र में समय से लेकर इंटरनेट की नींव तक आपने देखा, जाना, समझा। पैसे से जुड़े विकेंद्रीकरण की आवश्यकता के बारे में आपने देखा कि कैसे इसका केंद्रित संस्थान के द्वारा नियंत्रण किया जाता है और कैसे ये जरूरी है कि इसका
विकेंद्रीकरण किया जाए। अगले सत्र में हम ये देखेंगे कि बिटकॉइन कैसे काम करता है और ये क्यों महत्व है, और क्या आपको इसके बारे में और अधिक जानने में रुचि लेनी चाहिए। इस सवाल के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा कि पैसा क्या है।